से हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस या एक्स एक्सेस और जेड एक्सेस की हेल्प से दूसरा प्लेन बना दें तो वो दोनों प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो जरा देखिएगा, टू आइडेंटिकल कॉइल्स पी एंड क्यू आर लाइंग इन परपेंडिकुलर प्लेन्स। तो क्या होता है, आप ऐसे देखिए कि ये तो हो गई जो मैं थर्ड वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो ये तो परपेंडिकुलर लाइंस हो गई। मान लीजिए कि ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। अब आप ये देखिए कि अगर आपने यहाँ पर क्या करा कि वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के हेल्प से वाई एक्सेस और जेड एक्सेस की हेल्प से आपने एक प्लेन बना दिया। ये जो टेढ़ी वाली लाइन बना रहे हैं, ये टेढ़ी वाली लाइन का मतलब क्या है, ये वो वाली लाइन है जो फ्रंट की तरफ आ रही है, यानी कि जेड एक्सेस। आपने वाई एक्सेस तो ये है वर्टिकल वाली, किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं आप, हो सकता है वर्टिकल वाली को आप जेड ले लें, वो आपकी मर्जी है। तो आपने वाई एक्सेस तो ये ले ली और ये वाली हो गई आपकी जेड एक्सेस। तो वाई और जेड एक्सेस की हेल्प से ये प्लेन बना लिया। ऐसे ही एक्स, इधर एक टेढ़ी लाइन ले लीजिए, तो यहाँ पर एक्स तो ये है, तो और टेढ़ी वाली लाइन जो है वो जेड है। तो आपने क्या करा कि आपने एक प्लेन तो ये कर दिया और एक प्लेन ये कर दिया, तो ये जो दोनों प्लेन्स हैं ये भी तो आपस में परपेंडिकुलर हो गए। तो अब वो बोल रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि हमारे पास दो आइडेंटिकल कॉइल्स हैं। आइडेंटिकल कॉइल्स मतलब एक जैसी कॉइल्स हैं और वो दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करती हैं। दे आर लाइंग इन परपेंडिकुलर प्लेन सच दैट दे हैव अ कॉमन सेंटर। तो हम दो कॉइल्स बना लेंगे। देखिए मैंने अब इसमें क्या करा, मैंने एक कॉइल ऐसे बना ली, एक कॉइल ऐसे बना ली। अब ये कॉइल मैंने इस तरह से क्यों बनाई है, आप ये देखिएगा कि जैसे मैंने ये वाला प्लेन था, जो इधर वाला जो प्लेन बन रहा है, तो ये एक्चुअल में सामने से अगर देखेंगे तो कोई भी प्लेन ना ऐसे दिखाई देगा, जैसे प्लेन शीट ऑफ पेपर ऐसे दिखाई देगा। लेकिन अगर इसी प्लेन को ऐसे ना दिखाकर मैं ऐसे कर दूँ तो फिर ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि कोई ये स्ट्रेट लाइन हो, ये इसके जैसा नज़र आएगा। तो हमने ये वाला जो प्लेन है ये किसकी हेल्प से बन रहा है ये वाला प्लेन बन रहा है हमारा वाई और जेड एक्सिस की हेल्प से। तो मैंने सर्कल सामने ऐसे ना दिखाकर ऐसे कर दिया उसको, तो ये ऐसे हो गया। और दूसरा जो है वो इस तरीके से बनेगा सर्कल ऐसे, दोनों का सेक्टर सेम हो गया। तो एक सर्कल जो है वो तो ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, और एक सर्कल ऐसे वर्टिकली खड़ा हुआ है, और दोनों के दोनों इस तरह से अरेंज्ड है, यूजुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में अरेंज्ड है कि दोनों का सेक्टर जो है वो सेम है। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, वो बोल रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ द टू कॉइल्स इफ दे कैरी करंट्स आई एंड √3i रिस्पेक्टिवली। चलिए, वो बोल रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ द टू कॉइल्स। तो दोनों कॉइल्स का जो कॉमन सेंटर है वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। साथ में क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शन भी बता देंगे। और दोनों कॉइल्स में करंट कितना कितना है, एक कॉइल में करंट है I और दूसरे कॉइल में करंट है √3i। तो देखिएगा मैंने क्या करा कि ये वाली जो कॉइल है इसमें तो मैंने मान लिया कि करंट I है, पहली वाली कॉइल में इस कॉइल को हमने ठीक बोल दिया। जो दूसरी वाली कॉइल है इस कॉइल में मैंने मान लिया डायग्राम, ये तो मैं समझाने के लिए बताया था कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स क्या होता है, ये है डायग्राम। तो इसको तो मैंने I मान लिया, और इसको आप करंट को मान लो ऐसे, इसमें मान लीजिए √3i। ठीक है, डायरेक्शन ऐसे तो मैं बता ही दूंगा कि डायरेक्शन क्या होगा, आप ये भी समझ जाएंगे। आप ये देखिएगा हम एक चीज़ देख चुके हैं कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है, जैसे मान लीजिए ये वायर है और इस वायर में करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैं ऐसे कोशिश करता हूँ कि जैसे मैंने इसको वायर को ऐसे पकड़ लिया हो, थंब को ऐसे रखते हुए थंब को पॉइंट करवाना है करंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा। अच्छा, अब अगर करंट का ही लूप बन रहा हो तो फिर करंट जिस डायरेक्शन में घूमेगा उसको आप ऐसे करिए जैसे करंट आपको आई इस वाले लूप में करंट ऐसे आगे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए P ये वाली लूप है और ये वाला लूप जो है ये है Q।
तो आप ये देखिएगा कि ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल ऐसे है, मतलब ये इसमें करंट ऐसे आ रहा है आगे की तरफ। तो फिंगर्स हमारी ऐसे अनसर्कल कर रही है इस तरह से। जब फिंगर्स ऐसे अनसर्कल कर रही हैं तो थंब कहाँ डायरेक्शन करेगा, ऐसे। तो जब भाई करंट सीधी लाइन में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा, जब करंट घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड सीधी लाइन में जाएगा, समझ गए। तो अब करंट कैसे घूम रहा है, ये ऐसे। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक वायर लेता हूँ मैं, कि वायर से समझ लेना जरा कि ये एक सर्कुलर वायर हो गया, ये सर्कुलर वायर हो गया। अगर इसको सीधे रखेंगे तो ये ऐसे एक सर्कल की तरह दिखाई देगा, लेकिन अगर इसको ऐसे कर देंगे, तो सामने से अगर आप देखेंगे तो आपको सीधी एक लाइन दिखाई देगी। उसको मैं बना नहीं सकता ना डायग्राम में, अगर मैं बनाकर दिखाऊंगा बोर्ड पर तो आपको ऐसे सीधी लाइन समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए उसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके दिखा देते हैं, तो ऐसे आपको एक ओवल शेप नज़र आने लगता है। तो आप ये देखिएगा कि ये वाला जो लूप है ये ऐसे वाला है, और ये जो है ये ऐसे है। मतलब आपने सर्कुलर लूप को ऐसे लिटा दिया, यहाँ पर आपने सर्कुलर लूप को ऐसे खड़ा कर दिया। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें जो करंट है ना बेटा, वो ऐसे आ रहा है आगे की तरफ। तो करंट ऐसे आ रहा है आगे की तरफ, तो आप अपने फिंगर्स को ऐसे करिए, घुमाइए, स्विल्ड करिए। फिंगर्स ऐसे स्विल्ड कर रही हैं तो थंब का डायरेक्शन ऐसे हो गया। तो ये जो पी लूप है ना, इस पी लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, राइट का। तो इसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड, एक क्यू को इधर लिख रहा हूँ, क्यू नाम इसका इधर लिख रहा हूँ, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। और इस मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या बोल दीजिए, बी, और सब्सक्रिप्ट में लिख दो पी। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और पी का मतलब क्या है कि कॉइल पी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई। अब जरा इसकी बात करते हैं दूसरे की। तो भाई दूसरे में लूप इस तरीके से ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। करंट कैसे जा रहा है, करंट मैंने √3i ऐसे दिखाया है। तो देखिए करंट ऐसे, ये ऐसे है, हॉरिजॉन्टल है, और करंट इसमें ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो करंट ऐसे जा रहा है जैसे कि मेरी फिंगर्स स्विंग कर रही हो, तो थंब का है ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पी को की साइड में लिखो ऐसे। और ये जो ऊपर मैंने बनाया है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था कि परपेंडिकुलर प्लेन्स क्या होते हैं। क्वेश्चन में ये डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो गई, तो दिस विल बी बी क्यू, कि ये क्यू वाला जो लूप है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो गई। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब भाई जब एक चीज़ ऐसे जा रही है और एक चीज़ ऐसे जा रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पड़ा हुआ है ना ग्राउंड पर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स तो लगाई जा रही है ऐसे, और एक फोर्स लगाई जा रही है ऐसे। तो एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, तो वो दोनों फोर्स क्या करेंगी, वर्टिकल उसको ऊपर उठाना चाहेगी, हॉरिजॉन्टल उसको सीधा चलाना चाहेगी। तो वो क्या करेंगी, वो ना ऐसे सीधी बन जाएगी ऐसे। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट ऐसे बन जाएगा इस तरह, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर, और इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इनका रिजल्टेंट ये बन जाएगा। अब यहाँ पर आप ऐसे एक बॉक्स बना लीजिए, मतलब जिसे जस्ट लाइक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक तरह से जो रिजल्टेंट निकाला जाता है ना दो वेक्टर्स का, तो जब रिजल्टेंट निकाला जाता है, रिजल्टेंट का मतलब ही एडिशन होता है। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, रिजल्टेंट का मतलब होता है एडिशन, ठीक, और कुछ नहीं है। तो अब आप ये देखो कि इन्होंने पूछा है कि भाई आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो हम ये कहेंगे एस कैन बी क्लियरली, यहाँ लिखिएगा एस कैन बी क्लियरली understood from the given figure, from the diagram given नहीं है, तो हमने बनाया है from the diagram that magnitude of magnetic field will be the resultant of dp and dq,
विल बी द रिजल्टेंट ऑफ बीपी एंड बीक्यू। क्वेश्चन अगर दोबारा से पढ़ेंगे तो वो क्या पूछ रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ द टू कॉइल्स। मुझे कॉमन सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगर किसी भी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है तो क्या डेरिवेशन करा था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r था। चेक करिए एक बार, आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पहुँचिए फटाफट से सेंटर वाला मैं बताता हूँ, ये पेज नंबर 14 पर थे, आप पहुँचिए पेज नंबर 9। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। तो पेज नंबर 9 में बिल्कुल नीचे क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में देखिएगा, आप वापस पेज नंबर 14 पर आ जाओ। क्वेश्चन में देखिएगा कि इसका आपको ये वैल्यू क्या दे रखी है, कितना, रेडियस की वैल्यू क्या दे रखी है, कैपिटल आर। रेडियस की वैल्यू कैपिटल आर दे रखी है। तो भाई बीपी और बीक्यू का रिजल्टेंट निकालना है, अभी निकालते हैं। पहले निकालेंगे बीपी की वैल्यू, फिर निकालेंगे टोटल जो हमारा रिजल्टेंट जाएगा। रिजल्टेंट क्या है जो इन्होंने पूछा है, बी पूछा है। तो चलिए सेंटर की बात कर रहे हैं ना, तो सेंटर में कैसे निकलेगा, बीपी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये तो समझ गए होंगे, क्योंकि P में फ्लो करने वाला करंट कितना है, आई, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, और BQ कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू √3i अपॉन 2r। ठीक है, क्योंकि Q में फ्लो करने वाला करंट कितना है, √3i, ये √3i है। अच्छा, अब जब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ बीपी एंड बीक्यू। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकलता है, ठीक है, अंडर रूट बीपी स्क्वायर प्लस बीक्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीपी इंटू बीक्यू इंटू कॉस, 90 डिग्री लगती है, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर बीपी और बीक्यू के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का है ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री आ गया। अच्छा, ये देख रहे हो ना, बीपी इधर और बीक्यू इधर, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो भाई cos 90 तो 0 होता है, तो ये वाला तो पूरा टर्म हमारे लिए बेकार हो जाएगा। तो b कितना हो गया, अंडर रूट बीपी का स्क्वायर, तो बीपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r का स्क्वायर, और बीक्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू √3i अपॉन 2r का स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। ये क्या हो गया, म्यू नॉट स्क्वायर √3 का स्क्वायर इज 3, आई स्क्वायर अपॉन 2r का स्क्वायर इज 4r स्क्वायर अंडर रूट। अब आप जरा देखें कि म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर कॉमन है, कॉमन निकाल दो। b इज इक्वल टू, उसी में अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया तो बेटा यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर क्या बचा 3। अब ये जब स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो बाहर आकर स्क्वायर गायब हो जाएगा इसमें से। ये क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो बाहर आकर 2, और r स्क्वायर का लेंगे तो r। अब 1 + 3 बचा, 1 + 3 मतलब अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो ये तो हमारा मैग्नीट्यूड आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट आई अपॉन r। समझ गए होंगे, क्लियर है। उसके बाद जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जब निकाली जाती है तो डायरेक्शन हमेशा tan थीटा की फॉर्म में निकाली जाती है। ठीक है, तो ये तो बेटा मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड, फिर बात करेंगे डायरेक्शन की। डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन में देखिएगा, डायरेक्शन में
ये जो रिजल्टेंट फील्ड है ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा, वो डायरेक्शन हम मानते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे निकलेगी भाई, tan थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है, ये वाली जो लेंथ है ये बेसिकली बी क्यू ही तो है। अगर किसी भी वेक्टर को पैरेलली कितना भी मूव करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है, ये आपका बी क्यू है और ये है बी पी, तो बी क्यू अपॉन बी पी कर देना है आपको, बी क्यू अपॉन बी पी। तो भाई tan थीटा विल बी इक्वल टू बी क्यू कितना, म्यू नॉट रूट 3 आई अपॉन 2 आर, बी पी कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 2 आर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 2 आर कर दिया। न्यूमरेटर के न्यूमरेटर में आई है, डिनोमिनेटर के भी उसमें आई है, म्यू नॉट से म्यू नॉट कर दिया, केवल रूट 3 बचा। तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3, बताना जरा tan के टेबल में रूट 3 कहाँ आता है, 60 डिग्री, जिसको क्या बोल देते हैं पाई बाई 3 हो गया। बताओ भाई आंसर देख लीजिए, कुछ गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, देखिएगा इसमें है गड़बड़, बी क्यू अपॉन बी पी ना। भैया आप रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट इसमें 30 डिग्री लिखा हुआ है, गलत है, रूट 3 तो 60 डिग्री पर ही आता है ना। तो मैंने आंसर में क्या लिखा हुआ है, 30 डिग्री, 30 डिग्री लिखा हुआ है, कुछ गलत करा क्या, बी क्यू अपॉन बी पी तो है और बी क्यू क्या है, रूट 3 है। मेरे हिसाब से 60 डिग्री है, मैं एक बार वेरीफाई करके बताऊंगा। आंसर इन्होंने 30 डिग्री लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से 60 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आप आ जाइए पेज नंबर 15 पर। बेटा बता दीजिए ऑनलाइन वाले सारे बच्चे, चारों बच्चे हैं अभी, सभी को क्लियर है कि नहीं इतना? गुनीत, हार्दिक, वेदांत, भूमिका, ठीक है, यस सर। चलिए आगे चलता हूँ मैं। अगला जो टॉपिक है वो है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ पेज नंबर 15 पर है, देखिएगा। एम्पियर्स सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग और पासिंग थ्रू दिस क्लोज सर्किट। थ्रेडिंग और पासिंग का मतलब क्या है कि हो सकता है कि वो स्ट्रेट लाइन में पास कर रहा हो सकता है वो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा हो, जैसे कि लाइक अ थ्रेड, जैसे थ्रेड होता है, थ्रेड कोई भी शेप ले सकता है, सीधा भी रह सकता है, स्ट्रेट भी रह सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, घूम भी सकता है और सोलेनॉइड की शेप भी ले सकता है। तो मैथमेटिकली ये क्या बोल रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू इट। म्यू नॉट टाइम्स का मतलब क्या हो गया, म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई। जैसे कह देते हैं ना कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, इसकी वैल्यू कितनी, म्यू नॉट टाइम्स है तो म्यू नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा आई में। तो मैथमेटिकली ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ये कैसे दिया जाएगा, अच्छा, और ये अप्लाई कहाँ पर होगा, ये अप्लाई होगा हमेशा किसी भी क्लोज्ड लूप में। क्लोज्ड लूप क्या होता है, कोई भी क्लोज्ड सर्किट, कोई भी क्लोज्ड सर्किट। तो जब भी कभी किसी क्लोज लाइन को मुझे इंटीग्रेट करना होता है ना, तो वहाँ पर इंटीग्रेशन में बस एक सिंबल का अंतर है, बाकी फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला ही लगेगा नॉर्मल। ये इंटीग्रेशन का साइन बनाकर और बीच में ऐसे गोला बना देंगे आप, बस एक सर्कल बना देंगे। इसका मतलब क्या है कि आप अराउंड द क्लोज्ड लूप इसको इंटीग्रेट करना है, फॉर्मूला सेम लगेगा। लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है कि आप इसको एल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो बी वेक्टर तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो क्या बोल रहे हैं वो, आपको इस मैथमेटिकल रिलेशन से ही समझ में आ जाएगा। इसका आपको जो डेफिनेशन है वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा वो क्या कह रहे हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल डीएल है और इंटीग्रेशन का साइन है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड लूप, गोला बना रखा है मतलब क्लोज्ड लूप, अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू इट और थ्रेडिंग थ्रू।
ठीक है, तो जो ये मैथमेटिकल रिलेशन दे रखा है इसी से आपकी डेफिनेशन भी हो जाएगी। अब इफ़ कैपिटल एल इज द लेंथ ऑफ द एंटायर क्लोज लूप, देन अगर पूरा लूप है और उस लूप की जो पूरी लेंथ है वो कैपिटल एल है, तो मुझे इंटीग्रेट तो डीएल को करना है। तो यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन लाइक अ कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो ये हो जाएगा बी, और जब मैं एल को इंटीग्रेट करूँगा तो उन्होंने बोल दिया कि जो भी आपका पूरा लूप है उस पूरे लूप की लेंथ एल है। ठीक है, तो आप याद करिए हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करे थे, डेरिवेशंस भी करे थे सॉरी, उसमें हम क्या लेते थे कि अगर सर्कुलर लूप ले रहे हैं तो उसमें अगर डीएल को इंटीग्रेट करा जा रहा है तो वो एल आ गया, एल क्या हो गया, उस लूप की पूरी लेंथ वो सर्कमफ्रेंस हो गई, उसको मैं 2πr लेता था। तो अब इन्होंने बोल दिया कि लूप कैसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सर्कुलर हो, तो उसकी पूरी लेंथ अगर एल है तो बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा अगर पूरे लूप की लेंथ कैपिटल एल है तो। अच्छा, उसके बाद देखिए द क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप विच इज़ अ ज्योमेट्रिकल एंटिटी एंड नॉट अ रियल वायर लूप। जो क्लोज्ड कर्व है वो एक एम्पीरियन लूप कहलाता है। जो भी क्लोज्ड कर्व है जिसको भी मैं स्टडी करता हूँ उसको हम एम्पीरियन लूप बोल देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई एम्पीरियन लूप नाम की कोई फिक्स्ड कोई चीज़ है क्या? तो आप ये कहेंगे कि नहीं, ये क्या है, इन्होंने इसीलिए बोला है कि इट इज़ नॉट अ रियल वायर लूप। मतलब क्या है भाई, अगर ये है सर्कुलर तो भी ये लूप है, अगर रेक्टेंगल की शेप में आपने वायर को एनक्लोज कर दिया तो भी ये लूप है, अगर आपने ट्राइंगल की शेप में वायर को एनक्लोज कर दिया तो भी ये लूप है। तो इनमें से किसी भी एम्पीरियन लूप की कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि वो एक रियल वायर लूप नहीं है। आप सेम वायर को ट्राइंगल की शेप दे सकते हो, सर्कल की शेप दे सकते हो, रेक्टेंगल की शेप दे सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए रेक्टेंगुलर चीज़ पूछी जाएगी तो जो कैपिटल एल है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके पेरीमीटर के बराबर। ठीक है, अगर सर्कल है तो वो कैपिटल एल हो जाएगा 2πr के बराबर। ठीक, ज़्यादातर वैसे मतलब जो हमारे पेपर में आता है सर्कल ही आता है और हम भी सर्कल वाला ही करेंगे। हाँ जी, अगला देखिएगा, अगला जो टॉपिक है प्रूविंग एम्पियर्स लॉ। मैं इस टाइम पेज नंबर 15 पर हूँ। प्रूविंग एम्पियर्स लॉ, हाँ, प्रूविंग एम्पियर्स लॉ फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, जैसे कि स्ट्रेट वायर होता है, तो उसके लिए मुझे एम्पियर्स लॉ को प्रूव करना है। ठीक है, मैं बायट-सावर्ट लॉ यूज़ करके एम्पियर्स लॉ को प्रूव करूँगा। एम्पियर्स लॉ क्या है ये, तो मैं ये डेरिवेशन निकालूंगा, अभी इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। 1 मिनट वेट करिए, आ रहा हूँ अभी। इसी से प्रॉब्लम तो नहीं है? कल से तो स्कूल्स खुल रहे होंगे, मतलब आफ्टर लॉन्ग 11 की 12 की छुट्टी रही होगी अगर, और फिर 13 को शायद सैटरडे था, 13 को सैटरडे था, 14 फिर आज की भी छुट्टी। अच्छा, वो अमृत महोत्सव मनाया। हाँ, किसका? हाँ, तो फूटी और पैटीज के लिए गए थे क्या?
ये किसने कहा था? किसने कहा था? टीचर ने कहा था? बच्चे कह रहे थे आपस में? आपस में बात हो रही थी और टीचर ने बोला। अरे टीचर ने नहीं कहा होगा, बच्चे कह रहे थे वैसे, मज़े लेने के लिए ऐसे ही बोल देते हैं किसी को कुछ भी। और सच में बोला वो खुद ही है। चलिए, कंसिडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग अ करंट आई। फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम बायर्स-सावर्त लॉ इज। तो जब भी कभी हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं तो इसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके थे। वो था B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, जैसा कि इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है। अब जरा देखिएगा, यहाँ ना एक डायग्राम बना रखा है। डायग्राम में जो वायर है वो ऐसे है, ये वायर इस तरीके से है। और हमने ये माना कि ये वायर जो है ये इस तरीके से किसी प्लेन को पास कर रही है। मान लीजिए कि कोई कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड में नीचे से ये वायर आई और उसमें बारीक सा होल है। उस बारीक से होल में से ये जैसे किसी को पिरो दिया गया हो, तो ऐसे ही पिरो दिया और ये निकल गई। अभी करंट आ रहा है, ऐसे करंट ऐसे आ रहा है और यहाँ पर आप ये देखें कि इसको ना ऐसे डॉटेड अगर लाइन बना दी जाए नीचे, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन क्या है, ये कार्डबोर्ड के पीछे छुपी हुई है लाइन, इस वजह से ऐसे बना दिया। तो इसके चारों तरफ आप क्या बनाएंगे, इसके चारों तरफ आप एक एम्पीरियन लूप बना देंगे। ठीक, तो आपने क्या करा, आपने एक एम्पीरियन लूप बना दिया अपनी तरफ से ऐसे ही। ठीक है, तो एम्पीरियन लूप क्या होता है, इमेजिनरी लूप होता है। तो आप इसको कैसा भी बना सकते हो, सर्कुलर बना दो, ट्रायंगुलर बना दो, रेक्टेंगुलर, जैसा मन करे। सर्कुलर बनाओगे ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो सर्कुलर बना दिया और उस सर्कल का हमने रेडियस ले लिया r, उसका हमने रेडियस r ले लिया। तो ये एम्पीरियन लूप इस वजह से बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि एक मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, हमने कहा कि हम मोबाइल फ़ोन में हमने मोबाइल डेटा ऑन कर लिया, मोबाइल डेटा ऑन कर लिया, तो मोबाइल फ़ोन जैसे यहाँ सेंटर में रखा हुआ है और आपने कहा कि मैं हॉटस्पॉट ऑन कर रहा हूँ, जिसको कनेक्ट करना है इंटरनेट से कनेक्ट कर लो। तो हमने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, तो ये चारों डायरेक्शन में ऐसे 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 अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फैला देगा। तो इसी वजह से बताया जा रहा है कि अगर एक वायर है ना, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, तो वो चारों डायरेक्शन में क्या करेगा, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड को फैलाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि चारों डायरेक्शन में अगर बराबर डिस्टेंस तक फैलाना है तो सर्कल लेना ज़्यादा बेटर है। तो हमने एम्पीरियन लूप को एक सर्कुलर शेप दे दी। सर लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना? ऐसा नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड हर डायरेक्शन में जाएगा। हम तो किसी एक पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हर डायरेक्शन में जाएगा। जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर मैग्नेट रखी हुई है बीच में, तो आप उसके बाजू में इधर से कोई आयरन का पीस लेकर आओ तब भी वो अट्रैक्ट कर लेगा, इधर से लाओ तो भी कर लेगा, इधर से लाओ तो भी कर लेगा, नीचे से ऊपर से कहीं से भी। तो इसका मतलब क्या है कि वो मैग्नेटिक फील्ड चारों डायरेक्शंस में फैला रहा है। तो मैंने कहा कि चारों डायरेक्शन में जो सिमेट्रिकल फिगर बनती हो ऐसी एक फिगर बना लो। तो हमने इसी वजह से ये एक लूप बना लिया, सर्कुलर लूप। ये सर्कल ऐसा है कि वो किसी भी डायरेक्शन में आप देखें तो वो बराबर डिस्टेंस पर रहता है, एंड दैट बराबर डिस्टेंस इज कॉल्ड इट्स रेडियस, उसको हम रेडियस बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम बायर्ट-सावर्त लॉ में प्रूव कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर है एज शोन द फील्ड B वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r विद द वायर एज सेंटर। वायर जैसे सेंटर से गुजर रहा हो तो आप किसी भी पॉइंट पर ले लीजिए। तो जैसा कि हमने करा, हमने इस पॉइंट पर ले लिया, तो इस पॉइंट पर अगर मैं लेंथ लूँगा तो छोटा सा लेंथ का टुकड़ा ले लूँगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इसी लेंथ के अलावा मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल होगा। तो मैंने ये बोल दिया यही तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और यही डायरेक्शन हमारी डीएल की भी है।
हम किसी भी सर्कुलर लूप पर अगर एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं, जरा सा पॉइंट ले रहे हैं, समझिएगा मेरी बात को। भाई करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे होगी ना, गोल घूमती हुई, ठीक है। लेकिन मैंने ये कहा कि मुझे तो सिर्फ इस पॉइंट पर चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ ऐसे गोल 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 घूम रही है और कोई कहे कि नहीं इस पॉइंट पर आप बता दो डायरेक्शन क्या होगी, इतने से पॉइंट पर, तो मैं ये कहूँगा सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं किसी वेक्टर की डायरेक्शन पूछता हूँ तो वो टेंजेंशियल होती है, जैसे वेलोसिटी में भी करा था लास्ट ईयर। ये अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की किसी एक इंस्टेंट पर डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। तो अब उसी तरीके से भाई मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्यों घूम रहा है, क्योंकि करंट सीधी लाइन में, करंट घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड सीधी लाइन में जाएगा, समझ गए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? हाँ एक ही बात है, जो ये बी है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ही होती है। जैसे सर चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी, उसमें टेंजेंशियल होता था, उसको क्या कहते हैं? वो भी तो यही चीज़ थी, हाँ, वो भी तो ये थी, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते थे, कैपिटल ई, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि इसमें अगर मैं देखूंगा तो इस डायरेक्शन में अगर यहाँ पर मैं जरा सा इस लूप में छोटा सा टुकड़ा निकालता हूँ लेंथ का, तो डीएल वेक्टर, और अगर उसी पे ये कहा जाए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो हम ये कहेंगे वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड घूमता रहता है, लेकिन एक पॉइंट पर अगर डायरेक्शन पूछी जाएगी तो वो टेंजेंशियल होगी, कि इसी इंस्टेंट पर रोक दो इसको तो वो टेंजेंशियल होगी। तो भाई ये छोटा सा लेंथ का टुकड़ा भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, इतना समझ गए। हाँ ऑनलाइन वाले बता दें भाई, इतना क्लियर है, डीएल और बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। चलिए जी, तो आगे चलते हैं। फिर बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, बोलो 0 डिग्री, है ना। तो जैसा डायग्राम से समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो वही लिखा हुआ है, देखिए इसमें भी पेज नंबर 16 पर हूँ मैं, शुरुआत पर हूँ, सेकंड लाइन। सर लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सीधा नहीं जा रहा बेटा, टेंजेंशियल। मैग्नेटिक फील्ड तो गोल गोल घूम रहा है, लूप बना रहा है वो तो, है ना। लेकिन क्या होता है कि जब भी कभी कोई ये कहता है हमसे कि भाई हम किसी सर्कल के चारों तरफ हम एक सर्कुलर पाथ में ना रनिंग कर रहे हैं, हम गोल 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 दौड़ लगा रहे हैं, अब कोई ये कह दे कि रोक दो भाई तुम्हारे मोशन को, तो इस पॉइंट पर बता दो इंस्टेंटेनियसली यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो मैं ये कहूँगा सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। अगर किसी एक इंस्टेंट पर पूछा जाए, तो मैं इस इंस्टेंट पर पूछ रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो मैं कहूँगा भाई गोल गोल घूम रहा है, तो गोल गोल घूमने वाले की डायरेक्शन तो फिक्स नहीं है, तो एक इंस्टेंट पर पूछा जाए तो हम ये कहेंगे टेंजेंशियल है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं किसी एक स्टोन को धागे से बांधकर और ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ ना, तो स्टोन का मोशन क्या है, सर्कुलर। लेकिन अगर कह दिया जाए कि किसी एक इंस्टेंट पर डायरेक्शन क्या होगी, छोड़ दो उसको, तो जिस इंस्टेंट पर आपने उसको छोड़ा वो उसी इंस्टेंट पर जो डायरेक्शन थी उसकी वही टेंजेंशियल डायरेक्शन में सीधा जाएगा, गोल गोल नहीं घूमेगा। आपने अगर उस धागे को छोड़ दिया जिसको आप घुमा रहे हो, छोड़ दिया तो क्या वो गोल गोल घूमेगा, नहीं ना, वो एक सीधी लाइन में कहीं ना कहीं जाकर टकराएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक इंस्टेंट पर जब मैं सर्कुलर पाथ की डायरेक्शन पूछता हूँ तो दैट विल बी इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो इसलिए हमारा डी बी इस डायरेक्शन में, लेंथ मैंने इतनी सी ले ली जरा सी, तो जरा सी भी इसी डायरेक्शन में, लेंथ जो है जिस डायरेक्शन में ले रहा हूँ, ठीक। तो जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो गए तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, ठीक है। जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री तो बेटा डॉट प्रोडक्ट देखो क्या होता है, सर ये हर केस में ऐसे होगा ना, यस। जब भी कभी हमको सेम डायरेक्शन में मिलेगा तो दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल, नहीं सर कि जितने में, हाँ हर केस में टेंजेंशियल होगा, हर केस में टेंजेंशियल होगा, वो हमेशा होता ही है, ठीक। तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर क्या हो गया, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बी डी एल कॉस थीटा, यानी कि 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री होता है 1, तो ये हो गया बी इंटू डी एल, ठीक है। ये मैं निकाल क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूव करने में, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये बी डी एल आ गया, इसको बोला हमने इक्वेशन नंबर 2, पेज नंबर 16 पर है। Therefore, line integral of the magnetic field along the circular path is, अब देखिएगा, line integral of magnetic field along the circular path, तो ये क्या बन गया, b वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर हमने कैलकुलेट करा था, कितना आ गया था, बी डी एल, ठीक है। अच्छा अब b तो मैग्नेटिक फील्ड है,
मुझे तो एल की डी किसके साथ लिखा हुआ है, एल के साथ, यानी कि मैं तो लाइन को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तभी तो कांस्टेंट हो गया, इसको निकालो बाहर, बी आ गया बाहर, ठीक है। अच्छा, और जब लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो वही मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए निकाल रहे हैं हम, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो ये वैल्यू डाल दो यहाँ पर बी की, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। और जब इसको डीएल को जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एल, एल क्या होगा, एम्पीरियन पाथ किया दिया है, सर्कुलर लूप का लेंथ कितना होता है, उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। सर ये कैपिटल एल की होगा। कैपिटल एल इस लूप की लेंथ, ये जो डीएल है ना, इस डीएल की पूरी लेंथ आ गई। स्मॉलर बोल दो, स्मॉलर बल्कि स्मॉलर बोलना चाहिए। जैसे मैं डीएक्स को इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या आता है, एक्स आता है, डीएल को इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आएगा, एल आएगा, तो एल आ गया। और एल क्या है, लेंथ ऑफ द एम्पीरियन लूप की लेंथ कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस के बराबर, सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट आएगी, हेंस पुल। यही हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, B इंटू डी एल का इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग थ्रू इट, ठीक है ना। दिस प्रूव्स एम्पियर्स लॉ। बताइए क्लियर, ऑनलाइन वाले बच्चे को बता दें भाई, यहाँ वाले तो बता ही रहे हैं, आप बताइए, समझ गए, चलो आगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगला देखिएगा, अगला टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कैरी करंट आई यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर शुरुआत में B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बोल दिया। आप कहेंगे कैसे बोल दिया भाई, तो हम ये कहेंगे बायट-सावर्ट्स लॉ यूज़ करके मैंने ये बोला। बायट-सावर्ट्स लॉ में, बायट-सावर्ट लॉ क्या था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये था। मैंने उसको यूज़ करके ये रिलेशन डिराइव करा था, तो इसका मतलब बायट-सावर्ट लॉ यूज़ करके मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ डिराइव करा। अब वो कह रहे हैं कि आप एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करके आप ये रिलेशन फाइंड आउट करो। एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करते हुए, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, ये कि ये रिलेशन यूज़ करके आप बताओ कि एक सीधा जो करंट कैरिंग वायर होता है उसकी वजह, उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है। अब आपको ये प्रूव करना, उल्टा करना, पहले इसको यूज़ करके ये प्रूव करा, अब ये यूज़ करके ये प्रूव करना, उल्टी कहानी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि हमसे ना एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि आपको एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग बायट-सावर्ट्स लॉ, तो वो ऐसे करेंगे जैसे पहले कर रखा था। और अब अगर ये पूछा जाए कि यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, तो फिर एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करके ये चीज़ प्रूव करना, अच्छा, बायट-सावर्ट लॉ नहीं, बायट-सावर्ट लॉ नहीं, बट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, है ना, ये चीज़ प्रूव। तो आप देखिएगा क्या है, लेट देयर बी अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, पेज नंबर 16 पर बिल्कुल नीचे हूँ जहाँ पर ये एक डायग्राम बना रखा है। लेट देयर बी अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर अराउंड एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई, एज द फील्ड लाइन्स आर सर्कुलर, द फील्ड B vector at any point of the circular loop is directed along the tangent to the circle at that point, ठीक है। जरा देखिएगा, हमने ले लिया एक स्ट्रेट वायर, और स्ट्रेट वायर लेंगे तो स्ट्रेट वायर के चारों तरफ मैं एक एम्पीरियन लूप बना दूंगा, इसके चारों तरफ मैंने एक एम्पीरियन लूप बना दूंगा, करंट आई, ठीक है। अच्छा जी, अब आप पेज नंबर 17 इस पर, अच्छा 16 पर ही जो डायग्राम है, एक बार डायग्राम देख लीजिए। इसका रेडियस हमने ले लिया r, तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं लेंथ का छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूँ तो डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने लेंथ का टुकड़ा लिया उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियली आपका मैग्नेटिक फील्ड भी जाएगा,
क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लूप बना रहा है। जब वो लूप बना रहा है तो जब भी सर्कुलर पाथ कोई भी चीज़ फॉलो करती है तो उसका किसी इंस्टेंट पर डायरेक्शन लिया जाता है तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है। तो बी वेक्टर और डॉट डीएल वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर। तो वही चीज़ जैसे हमने पिछले वाले डेरिवेशन में करा था, हमारा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल cos 0 डिग्री, बी को निकाल लो बाहर, सिर्फ डी एल बचा, ठीक है, cos 0 डिग्री तो कम होता है, बी इंटू एल बचा और एल क्या है 2πr, तो बी इंटू 2πr। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, बी इंटू 2πr लिख रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। मैंने यहाँ पर बी की वैल्यू तो नहीं लिखी, इससे पहले वाले डेरिवेशन में देख लो बी की वैल्यू हमने लिखी थी, क्योंकि अब मुझे बी की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी की क्या वैल्यू, ये वाली, ये फाइंड आउट करनी है, हो जाएगा। इतना आ गया ना हमारे पास, तो मैं ये कहूँगा भाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ, बाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्लोज्ड लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू इट। तो अब ये चीज़ जो मैंने पहले प्रूव करी थी, इस चीज़ को अब मैं यहाँ यूज़ करूँगा, एम्पियर सर्किटल लॉ को मैं यहाँ यूज़ करूँगा। तो इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, बी इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, 2πr को उधर ले जाओ तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ठीक है ना, तो कान को सीधा पकड़ने की बजाय उल्टा पकड़ा है, बस बिल्कुल वही है, बस बस ये। ठीक है, तो ये हमारा पहला यूज़ था, पहला एप्लीकेशन था एम्पियर सर्किटल लॉ का। सर जैसा अगर ये एग्जाम में आ गया, जैसे पहले बार सर्वेट से करके दिखाना है कि ना 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 ना, डिपेंड करता है ना। अगर मान लीजिए उन्होंने बोल दिया कि आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर निकालेंगे, तो फिर आपकी मर्जी है, चाहे बायोट सावर्ट से निकालो चाहे एम्पियर से निकालो, एम्पियर से निकाल देना, ज़्यादा आसान है, छोटा सा है। ठीक है, अगर वो बोलेंगे नहीं नहीं आपको बायोट सावर्ट से ही निकालनी है तो वो वाला मेथड यूज़ करो। सर ये इसमें कुछ उल्टा सीधा करके पहले वाला डेरिवेशन इजी नहीं हो सकता? इसमें कुछ करके पहले वाला, अच्छा बायोट सावर्ट वाला, अरे वो भी तो आसानी था, उसमें भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है ना, तो आप जो आपको ठीक लगे वो कर देना। अगर वो बोले पर्टिकुलरली कि बायोट सावर्ट से करना है तो उससे करना है, एम्पियर से करना है एम्पियर से करना है। ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए, सोलोनॉइड वाला फिर नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ आपको। ठीक है, वही मैसेज एक बार चेक कर लेना, मैं हो सकता है 40 मिनट की क्लास कल ले लूँगा आपकी शाम को ना, तो मैसेज आप एक बार चेक कर लेना, 7 साढ़े 7 तक मैसेज मैं कर ही दूँगा। तो कोई भी बच्चा ये ना कहे कि सर मुझे पता नहीं चला मेरी एक्स्ट्रा क्लास छूट गई, मैं मैसेज हमेशा 7 या साढ़े 7 बजे तक करूँगा, अगर 9 बजे क्लास लूँगा तो। नहीं लूँगा तो कोई मैसेज नहीं लूँगा, बस इतना है।